किसी कंडक्टर की अगर रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो, वी हैव गॉट एन इजी वे आउट। कंडक्टर को सर्किट में लगाया जाए, एक बैटरी की एमीटर और वोल्ट मीटर, V और I की वैल्यूज नोट कर लें। द रेजिस्टेंस इक्वल टू V बाय I, वेरी सिंपल, ओम्स लॉ, ये हमने पढ़ा था। द इजीएस्ट वे टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, और एक्यूरेट भी होता है, जो वैल्यू होती है एग्जैक्ट आती है। वी हैव अनदर सर्किट to find the resistance of any given conductor and the circuit is known as Wheatstone bridge। कोई भी वायर दी है, कोई कंडक्टर दिया हुआ है, उसके हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, या तो ऐसे निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से, या फिर वी कैन यूज Wheatstone bridge टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो नोट किया जाए इसके बारे में, इट्स अ सर्किट अरेंजमेंट यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। It's a circuit arrangement used to find the value of unknown resistance। Principle भी लिखा जाए, there is no current between any two points in a circuit which are at the same potential। So that's the principle। पढ़ा है हमने, condition necessary for current to flow, presence of potential difference। तो सर्किट में कोई भी दो पॉइंट्स अगर ऐसे हैं जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, विच आर एट द सेम पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? ज़ीरो। उन दो पॉइंट्स के बीच में करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, द सर्किट डायग्राम रिक्वायर्ड, सर्किट ड्रॉ करने की स्पीड बढ़िया होनी चाहिए। सर्किट कॉपी ना करें, समझकर बनाना होता है। हमें एक रेजिस्टेंस दी गई है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ हमने 4 रेजिस्टेंसेस लगाई हैं, एक वो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है और 3 वो हैं जिनकी वैल्यूज हमें मालूम है। 3 आर नोन रेजिस्टेंसेस, 1 इज अननोन रेजिस्टेंसेस। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है कहीं भी लगा सकते हैं, यानी कोई भी रेजिस्टेंस कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ लगा देंगे, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ लगा कर भी, यहाँ भी। तो सपोज हमें S की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी 3 हमें मालूम है, और S की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सर्किट ड्रॉ किया जाए, ध्यान रहे PQRS ऐसे ही लेना है, PQRS, ये याद रखना है। R किधर है, S किधर है। लेकिन क्वेश्चन जब भी पढ़ें, बी वेरी केयरफुल, कभी कभी ऐसे दिया होता है PQRS, ऐसे लिया जाए। हम फिलहाल इस तरह से ले रहे हैं, एंड वील डिराइव सर्टेन रिजल्ट्स। ध्यान दो, पे अटेंशन। वी आर यूजिंग किरचॉफ्स लॉस। करंट I गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अगर ये I1 है तो ये कितना होगा? I माइनस I1। I1 अगेन अज्यूम कर रहे हैं, इट गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये IG, तो ये कितना होगा? I1 माइनस IG। वेरी सिंपल, IG और I माइनस I1 ऐड हो गए, ऐड होकर यहाँ से फ्लो होंगे I माइनस I1 प्लस IG, और इन दोनों को ऐड करो, ये यहाँ से फ्लो होगा। ऐड करें तो क्या आ गया? I से स्टार्ट किया, I आ गया। ठीक ही चल रहे हैं, इसका मतलब फिर से एक बार, करंट I थ्रू द सर्किट गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। से one is I1, the other will be I minus I1. I1 again gets divided into 2 parts, one is IG, the other will be I1 minus IG। और ये दोनों ऐड होकर यहाँ से फ्लो होंगे, फिर ये दोनों ऐड होकर यहाँ से फ्लो होंगे। करंट मार्क किया जाए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज़ करेंगे, इन 2 लूप्स पर अप्लाई करेंगे। इनमें कोई बैटरी नहीं है, तो आप कोई भी डायरेक्शन अज्यूम कर लें पॉजिटिव से क्लॉकवाइज, और दोनों पर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहे हैं। इन लूप
ए बी डी ए, ए बी डी ए, I1 इंटू पी करंट इंटू रेजिस्टेंस प्लस आई जी इंटू जी माइनस I1 इंटू आर इक्वल टू 0. P, Q, R, S, they are the names of these resistances as well as they also represent the values of the resistances. G represents galvanometer और उसकी resistance भी हम किससे represent कर रहे हैं? G से ही represent कर रहे हैं. Okay. इस loop में देखें, in loop B, C, D, B, we take this as the positive direction. तो I1 minus IG into Q माइनस, ये उल्टा है करंट, आई जी इंटू जी माइनस I1 प्लस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू 0. यहाँ तक समझ आ गया? राइट. द लास्ट पॉइंट, एस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर किसी तरह ये करंट 0 कर दिया जाए. The value of S can be calculated if somehow we are able to make this current, the value of IG as 0. इन currents को थोड़ा थोड़ा modify करें, उससे क्या होगा, यहाँ और यहाँ सेम पोटेंशियल होगा, तो ये करंट क्या हो जाएगा, 0. ध्यान दो, आई गिव यू अ वेरी सिंपल आइडिया. P की वैल्यू इंक्रीज कर दें अगर, तो ये करंट डिक्रीज हो जाएगा, और अगर ये डिक्रीज हुआ तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा. वेरी सिंपल भाई. दिस करंट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अगर हम इसी को कम कर दें तो फिर ये भी कम हो गया. क्लियर? तो P की वैल्यू इंक्रीज करें, ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा. R की वैल्यू डिक्रीज कर दो, कम कर दो, यहाँ से करंट ज़्यादा फ्लो होगा, इधर का करंट कम हो गया, ये कम हो गया तो ये भी कम हो गया. ठीक है? वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड. इस करंट, इस रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर दो, जो करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, अगर ये रेजिस्टेंस कम हो जाए तो इधर से ज़्यादा और इधर से कम फ्लो होगा. ठीक है? थ्योरेटिकल आइडिया. प्रैक्टिकली जब करते हैं एक्सपेरिमेंट तो तरीका बड़ा आसान है. नीडल यहाँ पर है, हमें इसको रेजिस्टेंसेस चेंज करके कहाँ लेकर आना है, 0 पर. ठीक है? तो हमने कोई रेजिस्टेंस मान लो इंक्रीज़ कर दी, जैसे हमने इसको इंक्रीज़ कर दिया, इंक्रीज़ किया, देखा नीडल इधर आ गई. इससे पता लगा इसे इंक्रीज़ नहीं करना था, क्या करना था, डिक्रीज़ करना था. ठीक है? तो अब इसको डिक्रीज़ करो, डिक्रीज़ करेंगे तो नीडल इधर आ जाएगी. तीनों को ऐसे थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे तो फाइनली विल गेट नीडल समवेयर हियर. जब 0 पर आ गई तो आई जी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई. और जब आई जी 0 हो गया, दैट कंडीशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज. एट बैलेंस्ड कंडीशन IG becomes 0. क्लियर है यहाँ तक? जब ये करंट 0 हो जाए, when galvanometer shows no deflection, then we say the bridge is balanced, and at balanced condition IG is 0. दोनों इक्वेशंस को मॉडिफाई कर दिया जाए, IG की वैल्यू 0 प्लेस कर दें, I1P ये 0 हो गया, माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0. इसमें भी IG हर जगह अगर 0 कर दें, क्या आ जाएगा, I1Q माइनस I1 इंटू S इज इक्वल टू 0. क्लियर है यहाँ तक? लास्ट पॉइंट, I1P इक्वल टू I1 इंटू R, I1Q इक्वल टू I1 इंटू S. क्या आ गया, डिवाइड कर दो, P बाई Q इक्वल टू R बाई S. ठीक है? P बाई Q इक्वल टू R बाई S. P, Q and R they are known to us. S की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. 3 नॉन रेजिस्टेंसेज हैं, हम चेंज कर रहे थे तो हमें वैल्यूज़ मालूम है. इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी तो इसको कुछ छेड़ा नहीं हमने. P, Q और R पता है तो S की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है. ठीक है? अगर आ जाए व्हीटस्टोन ब्रिज, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. तो क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, लिखना है, प्रिंसिपल लिखें, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना होगा. बुक है ना सबके पास, LP लर्निंग फिजिक्स, एक बार रीड करें, समझ में आ जाएगा. एंड ऑफ कोर्स दीज स्टेप्स टू बी एक्सप्लेन, नोट किया जाए. व्हीटस्टोन ब्रिज के
अलग अलग टाइप के सर्किट्स होते हैं। एक तो यही होता है, ऐसा कोई भी सर्किट दिखाई दे जाए समझ जाएं ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। एंड द सेम सर्किट कैन बी ड्रॉन लाइक दिस एज वेल। किरचॉफ लॉज में हमने बार बार बनाया है ना। ये भी क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। और भी कुछ सर्किट्स हो सकते हैं, हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो दिखेंगे हमें, फिर हम उन्हें याद करेंगे कि भाई ये व्हीटस्टोन ब्रिज रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट 6, 18, 4, x, 10 ओम में है सारी वैल्यूज। क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है तो दिस बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस। इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल। ठीक है, फाइंड करो आंसर, कितना आ गया 12। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट किया गया, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द गिवन सर्किट। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द गिवन सर्किट। ध्यान दो, वी आर गिवन दिस सर्किट नाउ विद दीज वैल्यूज और हमें इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहली चीज, दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब चेक करेंगे वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट। अगर ये बैलेंस नहीं है फिर कुछ और देखते हैं, बट अगर ये बैलेंस है तो क्वेश्चन बहुत इजी है। वैल्यूज इनके नाम लिख लें, पी क्यू आर एस। पी बाई क्यू कितना होगा 6/18, दैट्स 1/3। आर बाई एस दैट्स 4/12, दैट्स ऑल्सो 1/3। therefore P by Q equal to R by S. It means the bridge is balanced. ठीक है, now once the bridge is balanced, that means there is no current through this resistance. और अगर यहाँ से करंट नहीं है तो इसको हटा दिया जाए, इसे हटा दिया जाए। बाकी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और फिर पैरेलल में। आ गया समझ में? ये कितना आ गया सीरीज में 24 और ये कितना आ गया 16। तो नेट रेजिस्टेंस 24 इंटू 16 बाई 24 प्लस 16। ठीक है, 4 4 कितना आंसर आ गया 9.6। सो द नेट रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी 9.6। क्या क्या वैल्यूज थी, ये कितना था देखना, 6, 18, 4, 12, 10। ओके ओके, इज इट बैलेंस्ड? नहीं। बैलेंस करना हो तो कैसे कैसे कर सकते हैं? गिव वेरियस ऑप्शंस। अगर हम इसे बैलेंस करना चाहें तो क्या क्या करें, किस किस रेजिस्टेंस को कितना कितना करें कि ये बैलेंस हो जाए। वैल्यू सामने है, इनका रेशियो कितना है 1:3, तो ये 3 टाइम्स है, तो फिर ये भी 3 टाइम्स होना चाहिए, यानी ये 12 होना चाहिए। ठीक है, ओके। इनका रेशियो कितना है 1:6, तो ये अगर इसका 6 टाइम्स हो तो भी बैलेंस हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो अगर इसको 36 कर दें तो भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। 6/36 1/6, 4/24 ऑल्सो 1/6। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं। सर्किट अलग अलग तरह से बनाए जा सकते हैं। हाँ जी, PQRS वैल्यूज दे रखी हैं 2, 2, 2 एंड 3 ओम। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, 2, 2, 2 and 3 ohm. That's PQRS. Is it balanced? No. अच्छा, इसे बैलेंस करना हो तो क्या क्या कर सकते हैं? बहुत इजी है ये। इसको 3 कर दें, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस हो जाएगा।
इसको 3 कर दें तो भी बैलेंस हो जाएगा, 2/2 3/3 तो बैलेंस हो गया। वेरियस ऑप्शंस आर देयर। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? हाँ, इसको 2 कर दे तो भी बैलेंस हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ानी हो तो सीरीज में लगा दो, कम करनी हो तो पैरेलल में लगा दो। दैट्स द क्वेश्चन, व्हाट वैल्यू ऑफ शंट विल बैलेंस द ब्रिज। सॉरी, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ब्रिज बैलेंस हो जाए? 2/2 इक्वल टू 2/2, ये 2 होना चाहिए, यानी 1/3 प्लस 1/x मस्ट बी इक्वल टू 1/2। सॉल्व करें, x की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट्स द आंसर। The question says, in a Wheatstone bridge arrangement, the bridge is balanced when R is 500. हम मानकर चल रहे हैं that's P, Q, R and S. क्वेश्चन में पूरा मेंशन नहीं है, बट in general that's the way we have the question. The bridge is balanced when R is 500. On interchanging P and Q, on interchanging P and Q, P इधर Q इधर, the value of R for balancing is 505 ohm. Find the value of S and the ratio P by Q. Question is clear? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। दो इक्वेशंस बनाएंगे। यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी? P by Q इक्वल टू 500 बाय S, ठीक है। और यहाँ से Q बाय P इक्वल टू दिस बाय दिस, या दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, ऐसे भी ले सकते हैं। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं P बाय Q इक्वल टू S बाय 505। आगे समझ में? दोनों को इक्वेट करो, S की वैल्यू आ जाएगी और S की वैल्यू प्लेस करेंगे तो P बाय Q आ जाएगा। इक्वेट करेंगे दोनों को, कितना आ गया? 500 बाय S इक्वल टू S बाय 505, या S स्क्वायर इक्वल टू 500 इंटू 505, या S इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी 502.5। ठीक है। अब इससे P बाय Q भी निकल आएगा। P बाय Q इक्वल टू 500 बाय S, और S की वैल्यू क्या है? 502.5। एक ज़ीरो लगाएं, सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। दैट टेक्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। P, Q, R and S are the resistances taken in cyclic order in a Wheatstone bridge. That's important. They are in cyclic order. P, Q, R, S. ठीक है. Generally we take the resistances as P, Q, R, S, but here we are given they are in cyclic order. R is how much? 10 ohm. A balance is obtained when R is shunted with a resistance of 190 ohm. It's shunted with a resistance of 190 ohm. Now P and Q are interchanged. P यहाँ आ गया, Q ये रहा, R of course 10 ohm, that's S. When P and Q are interchanged, the balance is restored by altering the shunt across R to 265 ohm. अब बैलेंस तब होगा जब ये रेजिस्टेंस कितनी होगी? 265 ohm. We need to find S and P by Q. Same question. क्वेश्चन सिमिलर है बिल्कुल, वैल्यूज थोड़ी बड़ी हो गई हैं, और इनका नेट रेजिस्टेंस निकालो कितना आएगा, इसकी भी नेट रेजिस्टेंस फाइंड करो, और फिर वही दो इक्वेशन जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाई थी वैसी ही बनानी है। नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे?
ए इंटू बी बाय ए प्लस बी। आया समझ में? दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर दो, जीरोस कैंसिल हो गए, ये आ गया 9.5। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों को 2650 डिवाइडेड बाय 275, तो 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 5, 5 ज़ा 5 5 ज़ा, और फिर 11 5 से फिर से कितना आ गया 106/11, और वो कितना था 9.5। बन जाएंगे अब दो इक्वेशंस, बनाई जाए। क्या बनेगी इक्वेशन? P बाई क्यू इक्वल टू S बाई 9.5, दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस। एक इक्वेशन तो ये आ गई। यहाँ पर P बाई क्यू इक्वल टू दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, तो 106/11 दिस बाय दिस, तो बाय एस यहाँ आ जाएगा। दैट्स द सेकेंड इक्वेशन, 106/11 बाय एस, तो दैट्स द सेकेंड इक्वेशन। दोनों को इक्वेट कर दो, s बाय 9.5, 106/11s। सॉल्व करेंगे, s की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ p बाय क्यू एज वेल। s की वैल्यू कितनी आएगी? 9.57। So we have a question. We have a wire of resistance 12 ohm which is bent into the shape of a circle. That's another resistance joining the two points along the diameter, and the value is 10 ohm. Battery is connected at 2 points A and B. The potential difference is 8 volt. और ये वायर्स नहीं है, सिर्फ ये बताया गया है सेंटर से इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो एंगल बन रहा है, दैट्स हाउ मच 60 डिग्रीज। दे आर नॉट वायर्स, सिंपली कि भाई ये एंगल 60 है, बस। क्वेश्चन इज क्लियर। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ohm bent to form a circle and battery connected at 2 points A and B, 8 volt. A resistance in the middle, value is 10 ohm, and from the center the two angles subtended, they are 60 degrees each. We need to find current through AD. Question is clear. The resistance of this wire, the circular wire, is 12 ohm. ये है आधा, half of it. इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? 6 ohm, और इसकी भी कितनी होगी? 6 ohm. अगर ये 6 ohm है और ये एंगल 60 है, ये 120 है, बता सकते हो ये रेजिस्टेंस कितनी होगी और ये कितनी होगी? 2 और 4, वेरी सिंपल। ये मान लो x, ये कितनी होगी? 2x। अगर ये एंगल डबल है तो लेंथ भी डबल होगी, ठीक है। ये 60 है, कितना है? 120। तो अगर ये एंगल डबल है तो ये लेंथ भी इसकी डबल होगी, तो इफ दिस, और लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी डबल होगी, तो इफ दिस इज x, दिस विल बी 2x। नाउ x प्लस 2x कितना हो गया? 6। तो 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2 ohm, तो ये 2 ohm आ गया और ये कितना आ गया? 4 ohm। सेम वे दैट्स 2 ohm एंड दैट्स 4 ohm। एक बार फिर से, द वायर, circular wire has a resistance of 12 ohm, half of it will have 6 ohm, this half will also have 6 ohm. इन इसका एंगल 60 दे रखा है, तो ये एंगल कितना हो गया? 120। एंगल का रेशियो 2:1, तो इन रेजिस्टेंसेस का रेशियो भी कितना होगा? 2:1। तो 6 ohm को
2:1 के रेशियो में डिवाइड किया, ये 2 ओम आ गया और ये कितना आ गया 4 ओम। सेम वे दैट्स 2 ओम एंड दैट्स 4 ओम। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ये एंगल्स हटा देते हैं क्योंकि हमें एंगल्स की ज़रूरत सिर्फ ये रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए थी। इज इट अ व्हीटस्टोन ब्रिज? देखा जाए क्या हम इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं? दैट्स 10 ओम CD, ये 4 ओम 4 ओम 2 ओम एंड 2 ओम एंड अ बैटरी ऑफ 8 वोल्ट। ठीक है, दैट्स अ व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, सो द ब्रिज इज बैलेंस्ड एंड इफ इट इज बैलेंस्ड, यहां से करंट फ्लो नहीं होगा तो इसे हटा दिया। 4 and 4 कितना आ गया 8 ओम और 2 and 2 कितना हो गया 4 ओम, दैट्स 8 ओम, बैटरी ऑफ 8 वोल्ट। क्लियर है? वी कैन ड्रॉ दिस सर्किट लाइक दिस, और इसका मतलब ये हुआ ये 8 वोल्ट इसके अक्रॉस भी होगा और इसके अक्रॉस भी होगा। तो अगर पोटेंशियल 8 वोल्ट, रेजिस्टेंस 4 ओम, तो करंट कितना हो गया 2 एम्पियर। तो यहाँ से 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा, यहाँ से भी 2 एम्पियर। दैट्स द आंसर, यही चाहिए था हमें। हाँ जी, व्हीटस्टोन ब्रिज को जब यूज़ करते हैं तो एक दिक्कत आती है इसमें। क्या दिक्कत आती है ध्यान दें, और इसको फिर ठीक कैसे करते हैं ये समझना है हमें। यहाँ एक गैल्वानोमीटर लगा हुआ है PQRS, ये 3 रेजिस्टेंस बार बार चेंज करनी पड़ रही हैं और इन्हें कई बार चेंज करना पड़ता है, तब जाकर जीरो डिफ्लेक्शन आती है। और क्या दिक्कत आती है, यहाँ पर जीरो है, नीडल यहाँ थी, हम रेजिस्टेंसेस चेंज कर रहे हैं, ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, अब इधर आ गई। वो जीरो पर आनी चाहिए थी ना, हमने रेजिस्टेंस को चेंज किया, वो जीरो पर नहीं आई, थोड़ी आगे चली गई। फिर हमने थोड़ा चेंज किया, यहाँ आ गई, फिर चेंज किया तो इधर आ गई, जीरो पर नहीं रुक रही आकर। तो हम फिर क्या करते हैं, अंदाजा लगाकर, ये मान लो 46 ओम है तो हम मान लेते हैं 47 पे यहाँ आ जाएगी या 48 पर यहाँ आ जाएगी, काइंड ऑफ। ठीक है, तो एक्यूरेसी लेवल लो होता है। रीज़न, हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, एक्यूरेट वैल्यूज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो 2 प्रॉब्लम्स, एक एक्यूरेसी कम है, एक इसको परफॉर्म करने में टाइम बड़ा लगता है, बार बार रेजिस्टेंसेस को चेंज करना पड़ता है। तो वी हैव एन ईजी वे आउट, इसे एक इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं कॉल्ड मीटर ब्रिज। इट्स ऑल्सो कॉल्ड स्लाइड वायर ब्रिज। The topic has been taken out of syllabus, but the practical is still there. हाँ, प्रैक्टिकल तो कराएंगे, थ्योरी से हटा दिया है। और कभी कभी स्कूल एग्जाम्स में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, तो दे देते हैं टीचर्स, थोड़ा सा है, पढ़ लेते हैं। किसी ने देखा है मीटर ब्रिज स्कूल में? देखा होगा, कैसा होता है? हाँ, बस वही स्केल वाला। एक वुडन बोर्ड होता है अराउंड 1 मीटर लॉन्ग, थोड़ा बड़ा उससे, और इस पर एक वायर होती है, द लेंथ इज 1 मीटर। साथ में स्केल लगा होता है लेंथ मेजर करने के लिए। द वायर इज मेड ऑफ मैग्नेनिन। व्हाई वी यूज मैग्नेनिन? इट हैज़ लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर चेंज होने से इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। आप चेक कर सकते हो, जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, हाथ लगा कर देखना है, गर्म होगी। ठीक है, शॉक नहीं लगेगा, करंट बहुत थोड़ा होता है, तो यू कैन जस्ट टच इट एंड सी कि इट्स हॉट। तो इसका टेम्परेचर चेंज हो गया, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, वरना वैल्यूज़ इनएक्यूरेट हो जाएंगी, रीडिंग्स इनएक्यूरेट हो सकती है। इसलिए मैग्नेनिन यूज़ करते हैं। इट हैज़ लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। 3 मेटल प्लेट्स होती हैं, 2 एल शेप और एक स्ट्रेट, इन पर कुछ टर्मिनल्स होते हैं बने हुए। बाकी सर्किट हम खुद अरेंज करते हैं। ठीक है जी, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ पर,
वन इज नोन, द अदर इज अननोन। क्लियर? एक को P लिख लेते हैं, एक को Q लिख लेते हैं। नॉन रेजिस्टेंस इज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ अ रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स सबने देखा होगा, बॉक्स टाइप होता है, उसमें कीज लगी होती हैं। 1 ओम से लेके 1000 ओम तक की रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। क्लियर? और बैटरी ऑफ कोर्स अ की, और यहां से कनेक्शन जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और गैल्वेनोमीटर को इस वायर से कनेक्ट कर देते हैं यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड जॉकी। इतनी वायर की कुछ रेजिस्टेंस होगी, सपोज R, इस वायर की भी कुछ रेजिस्टेंस होगी, सपोज S। ठीक है, बहुत सिंपल सा होता है ये। वुडन बोर्ड विद अ 1 मीटर लॉन्ग वायर, साथ में एक स्केल होता है, मीटर स्केल। ये कॉपर की 3 स्ट्रिप्स, 2 L shape, 1 straight, fitted on the board. This is called left gap, this is called right gap। एक में नॉन रेजिस्टेंस लगाते हैं यूजिंग अ रेजिस्टेंस बॉक्स, और दूसरे में अननोन रेजिस्टेंस, कोई सी भी कहीं भी लगा सकते हैं। देन ऑफ कोर्स अ बैटरी दैट सप्लाइज करंट, एंड ये बीच के टर्मिनल से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, और उसको इस वायर से कनेक्ट करना होता है। तो एक डिवाइस होती है जॉकी, उसके थ्रू करते हैं। इसकी रेजिस्टेंस R, इसकी रेजिस्टेंस S। ठीक है, ये सर्किट और ये सर्किट बिल्कुल सेम है। चेक किया जाए, सर्किट का करंट P और R में डिवाइड होगा। ध्यान से देखो, सर्किट से जो करंट फ्लो हो रहा है P और R में डिवाइड होगा। P का करंट गैल्वेनोमीटर और Q में डिवाइड होगा। P का करंट गैल्वेनोमीटर और Q में डिवाइड होगा। चेक करो, P से जो करंट फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर और Q में डिवाइड होगा। गैल्वेनोमीटर और R का करंट ऐड होकर S से फ्लो होगा। तो गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो होगा और जो R से आ रहा है, कहाँ से फ्लो होगा? S से। S और Q का करंट सर्किट से फ्लो होगा। S और Q का करंट सर्किट से फ्लो होगा। सो दैट्स नथिंग बट अ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये समझ आ गया। नाउ हाउ टू परफॉर्म, एंड हाउ टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, एंड ऑफ कोर्स द calculations required to find the unknown resistance. Pay attention. Circuit on किया, current flows through the circuit and there is a deflection in the galvanometer. अब हमें क्या करना है? unknown resistance की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर ये करंट क्या हो जाए? 0। और इस करंट को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज में भी यही पढ़ा था। रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए what we do is we move jockey over the wire, slide jockey over the wire। अगर इसको इधर ले जाएं तो ये वैल्यू कम हो जाएगी और ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, पढ़ा था हमने। तो इफ वी मूव जॉकी टुवर्ड्स दिस साइड, द वैल्यू ऑफ R डिक्रीजेस एंड द वैल्यू ऑफ S इंक्रीजेस। और अगर जॉकी इधर ले जाएं तो R की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और S की वैल्यू कम हो जाएगी। स्लाइड जॉकी ओवर द वायर फ्रॉम वन साइड टू द अदर, एक पॉइंट कहीं ना कहीं ऐसा आ जाएगा जब इसमें 0 डिफ्लेक्शन आ जाएगी। ठीक है, नाउ दैट्स द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज। इसकी लेंथ मेजर कर लो, L, ये हो गई 100 माइनस L। 100 सेंटीमीटर वायर, इफ दिस इज 30 दिस विल बी 70, इफ दिस इज 40 दिस विल बी 60। तो वो लेंथ हमने मेजर कर ली। ध्यान दो, अगर बैलेंस्ड है तो P बाय Q इक्वल टू R बाय S, और डायग्राम से देख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L, S इज प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L। तो R बाय S किसके इक्वल आ गया? L बाय 100 माइनस L। दोनों को इक्वेट कर दो, P बाय Q विल बी इक्वल टू L बाय 100 माइनस L। P और Q दोनों में से जो भी अननोन है कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है जी, कंसेप्ट वही रहेगा, दिस बाय दिस। अब यहाँ रेजिस्टेंस की जगह क्या ले लेंगे? लेंथ ले लेंगे, L बाय 100 माइनस L। क्लियर है? 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे, जस्ट ट्राइंग टू कवर द रिस्क। अगर स्कूल एग्जाम में आ जाए वो आपको पता होनी चाहिए, प्रैक्टिकल करो तो बेसिक आइडिया होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड मीटर ब्रिज बिकॉज वी आर यूजिंग
1 meter long wire, and we call it slide wire bridge because jockey slided over the wire. So it's also called slide wire bridge. Question says, in a meter bridge experiment with unknown resistance X in the left gap, let's draw the diagram. We are drawing a slightly simpler diagram. दो resistance, देखो डायग्राम याद करो, एक वायर, दो रेजिस्टेंस, बैटरी और गैल्वानोमीटर. ठीक है, बहुत सिंपल. वी हैव अ वायर, दो रेजिस्टर्स ऐसे, और फिर एक बैटरी लगा दो और गैल्वानोमीटर लगा दो. क्वेश्चन इज, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट विद अननोन रेजिस्टेंस X in the left gap and a known resistance of 60 ohm in the right gap, null point is obtained at 1 centimeter from the left. तो ये कितना हो गया? 99. वेरी सिंपल. ठीक है. देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये डायग्राम बनाने पड़ेंगे. बड़ा फायदा होता है, हमें खुद ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाता है. इफ द अननोन रेजिस्टेंस X इज शंटेड बाय एन इक्वल रेजिस्टेंस, then what should be the value of known resistance in the right gap in order to get the null point at the same point? Question is very very clear. अगर इसकी शंटिंग कर दें सेम रेजिस्टेंस से, ये रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए सो दैट द नल पॉइंट इज स्टिल एट द सेम पॉइंट. ठीक है, इक्वेशन बनाएं. दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, तो x बाय 60 इक्वल टू 1 बाय 99. सेम में यहाँ जाओ, ये कितना है? x बाय 2 बाय y इक्वल टू 1 बाय 99. दैट मीन्स x बाय 2y इक्वल टू 1 बाय 99. दोनों को इक्वेट करो, y की वैल्यू आ जाएगी. वी हैव unknown resistance X and a resistance of 60 ohm in the right gap. Null point is at 1 centimeter, so that's 99 centimeter. This is shunted with an equal resistance. What should be the value of resistance in the right gap so that the null point is at the same point? तो रेशो यूज करो, इन दोनों का रेशो, इन दोनों का रेशो इक्वल होगा. सेम है हेयर, ये x by 2 हो गया पैरेलल में, x by 2 by y will be equal to 1 by 99. In a meter bridge, the length of the wire is 100 centimeter. At what position, when the balance point be obtained, if the two resistances are in the ratio 2:3? इन दोनों का रेशियो कितना है? 2:3. तो इनका रेशियो भी कितना होना चाहिए? 2:3. तो ये हो गया L, और ये कितना है? 100 minus L. तो L by 100 minus L will be equal to 2/3. सॉल्व करो, L की वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर. And then we have question number 6. Read it very carefully. Draw two diagrams representing the first and the second part of the question, and then we will form the equations. Try करो. With a certain resistance in the left gap of a slide wire bridge, certain resistance in the left gap of a slide wire bridge, the balance point is obtained when resistance of 10 ohm is taken out from the resistance box. और बैलेंस पॉइंट कहाँ है ये तो दिया नहीं है, कुछ भी मान लेते हैं. ठीक है जी. Then it says, on increasing the resistance from the resistance box by 12.5 ohm. ये तो वही है. दिस इज इंक्रीज बाय 12.5 ohm. The null point shifts, the balance point shifts by 20 centimeter. Find the unknown resistance. क्वेश्चन एक बार पढ़ो ध्यान से. The null point shifts by 20 centimeter. किधर? लेफ्ट या राइट? ये सोचना है भाई. ये नल पॉइंट अब शिफ्ट हो गया, उधर होगा या इधर होगा? रीजन?
जिधर रेजिस्टेंस ज़्यादा है लेंथ भी ज़्यादा होगी. यू हैव इंक्रीज दिस रेजिस्टेंस, दिस लेंथ विल ऑल्सो इंक्रीज. तो वो लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. कितनी? 20 सेंटीमीटर. और ये लेंथ इंक्रीज हो जाएगी 20 सेंटीमीटर. तो कितनी हो जाएगी? 120 माइनस एल. 20 ऐड कर दो इसमें तो कितनी हो गई? 120 माइनस एल. नाउ वी गेट टू इक्वेशंस. फर्स्ट डायग्राम से एक्स वाई 10 इक्वल टू एल बाय 100 माइनस एल, और सेकेंड डायग्राम से एक्स बाय 22.5 इक्वल टू एल माइनस 20 बाय 120 माइनस एल. आ गया समझ में?